जैसे कि आपने कहा कि डॉलर इंडेक्स में थोड़ी बहुत नरमी देखने को मिली, उसका क्लियर इम्पैक्ट कमोडिटीज पे देखने को मिला। कल गोल्ड और सिल्वर में भी काफी दिक्कत देखने को मिल रही थी। 5% नीचे गोल्ड था, 10-12% नीचे सिल्वर था, लेकिन आज भी वो रिकवर कर रहे हैं और मेटल्स भी यहाँ पे रिकवर कर रहे हैं। जेएसडब्ल्यू स्टील टॉप गेनर ऑफ निफ्टी 4.5%। आप टाटा स्टील में 4% का इजाफा देखने को मिल रहा है। कोल इंडिया जो मेटल से नहीं जुड़ा हुआ, एनर्जी से जुड़ा हुआ है, 3% ऊपर है। और कुछ आज के गेनर्स में आईटीसी, ट्रेंड, रिलायंस जैसे स्टॉक्स शामिल है। चलिए मेटल से ही शुरू करते हैं। जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील, विजय लक्ष्मी, दोनों ही स्टॉक्स पे क्या करना है? टाटा स्टील यस, जेएसडब्ल्यू में वेट एंड वॉच, थोड़ा सा इसको और बेटर प्राइम के लिए, बेटर प्राइस के लिए बार्गेन करना चाहिए, वेट करना चाहिए, आ जाएगा। थोड़ा सा सब्र रखा तो 235 के आसपास, एंड दैट विल बी अ गुड प्राइस। टाटा स्टील आज के भाव पर भी खरीद सकते हैं, अलॉन्ग विद दैट सेल आल्सो बाय कर सकते हैं। सो मेटल पे आपका आउटलुक क्या है विजय लक्ष्मी? सिलेक्टिव स्टॉक्स पर बाय, ओवरऑल सेक्टर पर थोड़ा सा गिरावट वाला रुझान, लेकिन सिलेक्टिव स्टॉक्स के जिनका कंट्रीब्यूशन मार्केट में नहीं आया था इस रैली में, उनमें बाय है। तो जिसमें मैं सेल को इंक्लूड कर रही हूँ अभी एज ऑफ नाउ, टाटा स्टील को कर रही हूँ। बाकी अगर आप ईडीएल की बात करेंगे, हिंद कॉपर या हिंदुस्तान जिंक, वहां पर मैं अभी कॉशियस हूँ और सेलिंग की मतलब और डिस्काउंट का वेट करना चाह रही हूँ। आज दो स्टॉक्स से विजय लक्ष्मी जो अपने 52 वीक हाई पे है इस बाजार में भी, वो है टाटा पावर जो 408 के आसपास कामकाज कर रहा है, और दूसरा है सीसीएल प्रोडक्ट्स जो 3.5% ऊपर है और 1074 के आसपास है। दोनों ही स्टॉक्स पे आप क्या करना चाहिए? दोनों ही स्टॉक्स में हम बायर थे। पहले तो मेरी मुस्कुराहट इसलिए भी थोड़ी वाइड हो जाती है, एंड मुझे याद भी है कि दोनों स्टॉक्स में 4-5 हफ्ते पहले आप लोगों के साथ भी डिस्कशन हुआ है, जागरण में भी कहीं ना कहीं इसमें बाइंग थी। तो दोनों स्टॉक्स, सीसीएल इज नॉट समथिंग दैट यू शुड कीप ऑन होल्डिंग, यस, बट टाटा पावर इज समथिंग जो कि आप रिस्क लेके जाएंगे तो स्टेबिलिटी आप उसमें ढूंढ सकते हैं। तो आपको करना क्या चाहिए? वैसे सुबह थे तो बता दिया था 1000 जो भी था, खैर पुरानी बातें हो गई, लेकिन अभी अगर आप इसमें हैं तो आपको ट्रेलिंग का यूज करना चाहिए। मैं सीसीएल की बात कर रही हूँ, विच इज एट क्या हाई बना था इसका 1100 समथिंग। अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ जब ये चल रहा है 1074 पर। तो आपकी ट्रेलिंग यहाँ पर जरूर होनी चाहिए, क्योंकि जो रैली अगर आई तो ये रैली आपको कम से कम 15 से 20% का एक्सटेंशन देगी, लेकिन अगर फिजल आउट हुई तो वही आपको 25% डाउन यहाँ से लेके जाएगी, जिसका मतलब है स्टॉक 850 की जर्नी को तय करेगा। सो यू गॉट टू बी प्रोटेक्टिव। स्टॉप लॉस मेंटेन कर लीजिए 1000 पर फ्लैट एंड होल्ड कर जाइए। देन आपका टाटा पार के लिए तो खुशी होती है कि मतलब एनर्जी जब चल नहीं रहा था, मरा गिरा पड़ा था, तब से हम लोग दिसंबर काइंड ऑफ, तब से एनर्जी स्टॉक्स में, कि उसको मैंने इस तरह से भी एलोबरेट किया था कि पहले आप एक ट्रेन की तरह देखो, पहले इंजन चलेंगे, फिर एसी फर्स्ट क्लास, फिर सेकंड क्लास, फिर थर्ड क्लास। तो जो बचे कुछ स्टॉक्स अभी रह गए थे, अभी वो धीरे धीरे चलना शुरू हो रहा है। तो जो पहले प्राइम फोकस पे जो स्टॉक रहते हैं, जैसे पीएफसी था, पावर ग्रिड था, कोल इंडिया था, ये चले। अभी टाटा पावर भी उसी कैटेगरी में आता है। आप अपनी पोजीशन को होल्ड करके अभी भी चल सकते हैं, इफ यू आर पहले से बायर इन इट। अगर आप पहले से हैं तो रखिए। बाकी अगर आपको खरीदने का विचार करना है तो, क्योंकि आप लेट हैं, तो लेट आने की सजा टीचर भी देती है, मार्केट भी देती है। तो क्योंकि आप लेट हैं, उसके लिए आप अपनी बाइंग या तो आधा करो, ताकि आपका लॉस भी आधा ही होगा और आपका प्रॉफिट भी आधा ही मिलेगा एज कंपेयर टू अदर पीपल, और एल्स वेट करो, आया तो मिलेगा, नहीं तो नहीं। तो या तो आप आधे से बाय कर लीजिए, अभी 408 पर चल रहा है, क्योंकि पॉजिटिव आउटलुक है इसलिए मैं आधे की सलाह भी दे रही हूँ, अदरवाइज मना कर देती थी। तो आप आधा अभी बाय कर सकते हैं। इनकेस अगर आपको डिस्काउंट मिल जाए वापस से 385 या 380 की रेंज में, बचा हुआ आधा वहां पर बाय करके एक्यूमुलेट कर लीजिएगा। स्टॉप लॉस यहाँ पर रहेगा आपका 360 का, अगर एक्यूमुलेशन जोन मिल भी जाता है तब भी, क्योंकि यहाँ से पॉसिबल टारगेट जो अब है वो 425 ऑनवर्ड्स अप टू 470 के है। सो अपने कैपिटल रिस्क एपेटाइट को समझते हुए डिसीजन लीजिएगा। और अगर आप पहले से हैं और आपके एनीवेज आपके पोर्टफोलियो का इस पे 3 to 5% का वेटेज है, आपके फाइनेंशियल एडवाइजर को डिस्कस कर लीजिए। इन माय ओपिनियन 3 to 5 इज ऑप्टिमम। जब तक है तब तक तो ऐड कर सकते हैं, अगर इससे ब्रीच हो गया तो छोड़ दीजिए और ऐड मत करना, एक्सपोजर बढ़ जाता है फिर। जी, अमित सर, आपने कहा कि आप थोड़ा बहुत अब पॉजिटिव है मार्केट में और बाउंस बैक के लिए मार्केट्स में खरीदारी कर रहे हैं, तो खरीदारी के लिस्ट में क्या क्या है? कौन से सेक्टर्स, कौन से स्टॉक्स? गीतू, इस बार हम जो है मोस्टली ईटीएफ्स के थ्रू बाइंग कर रहे हैं। ओके। एंड हम लोग जो है वो निफ्टी पे हमारा सबसे ज्यादा फोकस है, बिकॉज स्मॉल कैप और मिड कैप में अभी हमारा कंफर्ट भी नहीं है वैल्यूएशन को लेके, और प्लस हमारा होराइजन शॉर्टर टर्म है, जैसा मैंने आपको बताया कि जी। 2-3 हफ्ते 2-3 महीने से ज्यादा का हमारा होराइजन नहीं है।
तो आई थिंक लार्ज कैप्स जो हैं वो ऐसे में जो हैं प्रॉबली दैट्स अ वेरी गुड ऑप्शन। तो निफ्टी 50 ETF, निफ्टी नेक्स्ट 50 ETF, फिर हमने जो है बिल्कुल हाल ही में हमने थोड़े से प्राइवेट बैंक ETF भी हमने खरीदने शुरू किए हैं, जो हम खरीदते चले जाएंगे अब। सो मोस्टली थ्रू ETFs है गीतू। और मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगा कि हमारा जो तेजी का जो अभी रुझान है वो शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म है। और जहां तक लॉन्गर टर्म का सवाल है वहां पे हम अभी भी उतने ही बियरिश हैं जितने हम आज से 6 महीने पहले थे या 1.5 साल पहले थे। हमारा अभी भी ऐसा मानना है कि ये जो रैली आएगी ये लास्ट रैली होएगी। और उसके बाद जो है वो जो बिकॉज हमारा जो प्रिडिक्शन थी कि मार्केट्स खराब करेंगे, इट वाज नॉट टू डू विद जियो पॉलिटिक्स, इट वाज बेसिकली टू डू विद दिस रिसेशन एंड द बबल्स दैट आर जस्ट ऑल अराउंड अस। तो हमें लगता है कि वो पूरा वर्ल्ड वाइड जो है एक रिसेशन सिनारियो जो है वो प्ले आउट होएगा आने वाले 2-3 साल में, और जो कि काफी डीप रिसेशन होगा। तो मार्केट्स को बहुत बड़ा डैमेज होगा, ना केवल इंडिया में बल्कि US में, साउथ कोरिया में, जापान में, चाइना में और एवरी प्लेस इन द वर्ल्ड। सो मैं यहाँ पे ये कैविएट जरूर देना चाहूंगा कि अभी जो हम बाइंग कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं बिकॉज हम लोग प्रैक्टिकली 3 या 4% इक्विटी एक्सपोजर पे बैठे थे बिफोर द वॉर स्टार्टेड। और अब जो है हम उसको बढ़ाते चले जा रहे हैं बिकॉज वी आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि अप्रैल या मई तक मार्केट्स एक बार जो है वो निफ्टी दोबारा से 25,000 के ऊपर आएगा, बल्कि 25,500 या इवन बेस्ट केस में 26,000 भी जा सकता है। बट दैट वुड बी अ पॉइंट वेयर वी आर गोइंग टू अनलोड, एंड in fact a lot of people should take that opportunity to reduce their holdings on Indian equity, क्योंकि उसके बाद वाला जो पीरियड है वो काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। एंड yeah, so our base case scenario is very negative beyond 2-3 months. चलिए अब बैंक निफ्टी को देख लेते हैं एक बार। बैंक निफ्टी जो है वो अब शार्प डाउन मूव देखने को मिल रहा है। इट्स ऑफ हाइज एक्चुअली 54,382 इसका आज दिन का हाई, लेकिन अब ये जो कामकाज कर रहा है वो 53,674 के आसपास है। 53,548 इसका आज दिन का इंट्राडे लो। तो बैंक निफ्टी इज गिविंग अप, और जो कंस्टिट्यूएंट्स है बैंक निफ्टी के वहां पे गिरावट कहाँ देखने को मिल रही है, वो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में। HDFC is down, सुबह से down है 2%. Axis Bank has got into red. Kotak Mahindra Bank is giving off. ICICI Bank is giving off. I mean, private banks seem to be in trouble. HDFC Bank की जो कहानी कल उभर के 2 दिन से आ रही है, the stock has not been able to really, pull back. आपने आज भी करीबन 2% नीचे है। विजय लक्ष्मी, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक बैंक, पहले तो HDFC बैंक की बात कर रहे थे, आपकी लिस्ट में टॉप बाय किया हुआ करता था 1-2 हफ्ते पहले, आपके ही नहीं सबकी टॉप बाय लिस्ट में था। बट जो हुआ पिछले 3 दिन में वो अच्छा नहीं हुआ। सेटल होने में टाइम लगेगा। अब HDFC बैंक पे इन लेवल्स पे क्या करना चाहिए? इन्वेस्टर हो तो होल्ड रखो। मैं इन्वेस्टर हूँ इसलिए मेरे पास में इस पोजीशन को मैंने रखा हुआ है। दूसरा, वोलेटिलिटी को हैंडल करने के लिए थैंक गॉड कि इसमें ऑप्शंस है, मतलब डेरिवेटिव ऑप्शंस है। सो उसको यूज करो। वो इसीलिए बने हैं, वो ट्रेड के लिए नहीं बने थे एक्चुअली, दैट मेंट फॉर दिस काइंड ऑफ सिचुएशंस। तो अभी फिलहाल के लिए जो आउटलुक है, रेंज हम लोगों ने डिस्कस किया था पहले भी कि इस रेंज में कभी आएगा 720। मतलब जब ये पुरानी बातों को याद करके वो मतलब अतिशयोक्ति नहीं करना है, जो हुआ सो हुआ। बट आज की बात सिर्फ इतनी है कि ये आप एक वैल्यू बैंक के तौर पर देख सकते हैं। कब खरीदें, मतलब कहां पर एक बेस्ट बाय बन सकता है, तो निफ्टी बैंक के लिए 52,000 की बात की है। आई थिंक आप मुझे सुन पा रही है? हाँ जी बिल्कुल। हाँ, तो बैंक निफ्टी जो है 52,000 आ रहा है, तो उसको लीड करने वाले जो स्टॉक्स है ना, प्राइवेट बैंक से ज्यादा होंगे। तो उसमें ICICI, एक्सिस, कोटक, HDFC बैंक ये सब रहने वाले हैं। तो आप ये समझ के चलिए कि 720 वंस अपॉन अ टाइम डिस्कस किया था 1.5-2 महीने पहले, इसलिए वंस अपॉन टाइम बोल दिया है। तो वो आएगा, वहां पर आप अपनी प्लानिंग कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट की। और दूसरी एक और बात है कि जैसे FIIs का ये एप्पल ऑफ द आई हुआ करता था। अभी पिछले डेटा को जब मुझे मौका मिला था तो उस चीज को हाईलाइट किया था मैंने कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ये स्टॉक बेचा गया है
Q&Q बेसिस पर देखेंगे तो 0.79% की डिक्लाइन FIIs की होल्डिंग में दिखी, यानी पिछले 3 महीने के क्वार्टर को देखोगे तो गिरावट है उनके होल्डिंग्स में। दूसरा, साल भर से बेच रहे हैं वो उसको 1.70% से बिकवाली कर रहे हैं। अब रिपोर्ट्स आती हैं कि खरीदो, लेकिन खुद तो बेच रहे हैं, कौन किसको खरीदने बोल रहे हैं, तो वो चीजें हैं। बट फिलहाल के लिए अगर आप एक इन्वेस्टर हो, मार्केट में एक रिबाउंड पॉसिबल है। 52,000 तो निफ्टी बैंक आ ही रहा है, वहां से फिर HDFC बैंक की गिरावट लिमिटेड हो जाएगी। सो इफ यू आर नॉट इन्वेस्टेड येट, तो निफ्टी बैंक को 52,000 आने दो, तब अपनी पसंद के स्टॉक्स को संभाल के रख सकते हैं। बट सवाल बड़ा ये है कि जिनके पास है, 2 साल के इन्वेस्टर बन के बैठो, मार्केट खुद ही आपको रिकवरी देगी और आपको एग्जिट देगी, तो उतना पेशेंस तो रखना पड़ेगा। बाकी जो बैंक में हुआ, इस चीज को यू गॉट टू अंडरस्टैंड कि धीरे धीरे दूसरे प्राइवेट बैंक्स भी गिर रहे हैं, तो प्राइवेट बैंक के नाम पे ना काला टीका लग गया जैसे, या फिर टीका नहीं बोलते, उसको धब्बा बोलते हैं। क्योंकि एक टॉप मोस्ट बैंक जो सबसे ज्यादा कंसिडर किया जाता है ट्रस्ट के नाम पर भी, एंड ऐसे भी HDFC उसमें लीड करता है, PSU में SBI का नाम आता है। तो ये जनरली ये कोशिश है ना पॉलिटिशियंस करते हैं कि पार्टी छोड़ दी, फिर जाकर के बोले पार्टी में ऐसा वैसा था इसलिए मैंने छोड़ा। तो रिसेंटली जो एक्टिविटी हुई है कि बैंक को छोड़ने के बाद यू आर सेइंग कि बैंक में कुछ इरेगुलरिटीज है, तो वो क्वेश्चंस माइंड में अराइज करती है। हालांकि क्लैरिफिकेशंस आ रहे हैं, सो व्हेन यू आर इन द सिस्टम 2 साल तक आपने किया क्या, क्यों नहीं फिक्स किया, सो दीज ऑल थिंग्स, बट कहीं ना कहीं इट्स अ डेंट ऑन द ट्रस्ट। एंड बैंकिंग में द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज ट्रस्ट ओनली। तो उसको वापस से रिवाइव होने में समय लगता है, जब तक कि प्रॉपरली जो मुद्दे उठे थे या जो क्वेश्चंस उठे थे उनके आंसर लिखित में ना आ जाए, तो वो चीजों की क्लैरिटी बाकी है। तो इसके चलते प्राइवेट बैंक्स में सेल ऑफ कंटिन्यू है थोड़ा थोड़ा। बी वेरी सेलेक्टिव, खरीदो वो जो 2 साल होल्ड कर सको। क्लियर स्टेटमेंट। अमित सर, डिफेंस स्पेस में आपको क्या लगता है? पहले वैल्यूएशन फेयर के बहुत ज्यादा हम बातें करते थे, उसके बाद एक डीप करेक्शन भी हमने देखी, उसके बाद अब फिर से डिफेंस की तरफ सबका ध्यान जा रहा है। सो डिफेंस इज अ स्पेस, डू यू लाइक इट? यस कीतू, आई थिंक डिफेंस स्पेस में हम हमेशा से ही हमारा ये स्टांस रहा है कि कंपनियां अच्छी हैं मगर स्टॉक्स अच्छे नहीं हैं, बिकॉज दे आर वेरी एक्सपेंसिव। सो हमने एक बार जब बीच में काफ़ी डीप करेक्शन आई थी, तो हमने डिफेंस ETFs में हमारे पास अभी भी इन्वेस्टमेंट है, मगर मुझे लगता है कि अब हम फर्दर वहां पे बाइंग नहीं कर रहे हैं गीतू। हमने जो बाइंग की थी वो अब हम कर चुके थे, काफ़ी हमने बीच में बाइंग की थी। मेरा ऐसा ख्याल है कि डिफेंस में जो है वो कई लोग अब सिर्फ इसलिए इन्वेस्ट कर रहे हैं बिकॉज ये वॉर चल रहा है, लोगों को लग रहा है कि भाई अब तो डिफेंस जो आउटलेज हैं वो इंडिया में भी बढ़ेंगे, पूरे वर्ल्ड में भी बढ़ेंगे, और जो कि हकीकत भी है। मगर सिर्फ ये है कि इस बीच में जो है डिफेंस के कुछ स्टॉक्स, सारे तो नहीं मगर कुछ स्टॉक्स काफी बढ़ भी गए हैं। सो आई थिंक हम लोग अब यहाँ से कोई बहुत ज्यादा बुलिश नहीं है। हमें दूसरे जो सेक्टर्स हैं या जो ब्रॉड बेस्ड ETFs हैं वहां पे हमें बेटर अपॉर्चुनिटी दिख रही है इस समय कंपेयर टू डिफेंस।